सेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आइए इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे अगले मुख्य अतिथि का, डॉक्टर हीरा लाल, एडिशनल मिशन डायरेक्टर एनएचएम यूपी। नमस्कार सर, मैं पूरे आत्मनिर्भर वेबिनार सीरीज की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से सर से निवेदन करना चाहूंगी कि विद्या की देवी मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलित के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और इस खूबसूरत परंपरा की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपिका जी को, जो कि सर का स्वागत वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, हमारे मेहमान के सम्मान ताज धरते हैं। विद्या की देवी मां शारदा को करके सजदा, खुशियों से भरी महफिल का आगाज करते हैं। सम्मान के स्वागत करती हूँ फिर से सर का और निवेदन करती हूँ प्रदीप जी से कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अर्पिता जी, धन्यवाद मुख्य सचिव डॉक्टर हीरालाल सर। आत्मनिर्भर भारत वेबिनार्स की टीम की तरफ से मेरा नमस्कार आपको। सेशन हमारा आगे बढ़ा, हमारे सेकंड शिफ्ट है आज। पहली सीरीज में हमारे डॉक्टर रंजन CISH लखनऊ के, जिन्होंने हमें आम की खेती के बारे में और हॉर्टिकल्चर की खेती के बारे में बताया। सेकंड शिफ्ट में हीरालाल सर हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम रूरल बैकग्राउंड में वोकेशनल एजुकेशन को और खेती को लेके हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज्योत्सना मैडम को आमंत्रित करूंगा कि हीरालाल सर को इंट्रोड्यूस करें और सदन की कार्रवाई आगे बढ़े। धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर हीरालाल, जो एडिशनल मिशन डायरेक्टर है NHM यूपी के, वेल नोन आईएसर है और एडिशनल डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, यहाँ हमारे राज्य में। और ये मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिराकूज यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA के भी अलमनस है और ये एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं यूपी SACS के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बांदा रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के, स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर एंड डायरेक्टरी कल्चर रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में उन्होंने अपना पास आउट किया है। स्पेशल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट रहे हैं और अब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में 2 साल से हैं यहाँ, पहले फूड कंट्रोल में और लेबर में। और अब बहुत ही गर्व की बात है कि
अब वो NHM मिशन में है और हम आपसे सुनना चाहेंगे हीरालाल जी कि क्या वोकेशनल ऑप्शंस हैं। हीरालाल जी प्लीज हमें बताइए कि ऑप्शंस हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज में, मेडिसिन में, हेल्थ एरियाज में। वेलकम हीरालाल जी। हाँ, सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। और अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले जब हमने आपका ये ज्वाइन किया तो मैं साहब को सुन रहा था, रंजन साहब को, बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे और उनका काम भी मैंने थोड़ी देर सुना, अच्छा लगा। चल रहे हैं आत्मनिर्भर की, से निर्भर हो जाए, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। ये सही बात है, किसी के ऊपर निर्भर रहने का मतलब होता है कि उसकी गुलामी, शुद्ध भाषा में कहा है कि हम उसके, जिसके ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो उसकी गुलामी समझ लीजिए, हम उसके गुलाम हो गए। शुद्ध भाषा में ये समझाने के लिए ये लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को बताना चाहूंगा कि मैं ये आत्मनिर्भर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आत्मनिर्भर की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने उठाया। उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे पूरे देश में इसको लेके चर्चा चल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 31 अगस्त 2018 को मैंने एज एक कलेक्टर जनपद मादा में काम करने के लिए मौका मुझे मिला। तो जो बांदा एक जनपद है, बुंदेलखंड का जनपद है और बहुत पिछड़ा जनपद है, ठीक है, और वहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। जब मैं वहाँ देखता था कि लोग गरीब हैं, उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरे सामने एक बड़ा क्वेश्चन था। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 20 लाख की आबादी थी। जब मैं गांव में जाता था, दौरे पे जाता था, जो माली हालत उनके, खपड़ेल के मकान, छप्पर के मकान, कुछ लोगों को मैं नंगे भी देखता था, कपड़े उतने अच्छे नहीं पहनते थे। तो मुझे पिंच करता था कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे सोचना चाहिए कि आखिर हम इनकी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हम यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें या लगवाना चाहें तो उसका बहुत लंबा पीरियड होता है। और वो जो मेरा अनुभव था वही का, वहाँ हमने इंडस्ट्रियल इस्टेट, वहाँ 2 जगह पे इंडस्ट्री लगाई गई है। वहां जाकर के जब मैंने उसकी समीक्षा किया, खुद मैं मौके पर गया, देखा, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री की भी हालत अच्छी नहीं थी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अगर हम इंडस्ट्री साइड में जाएंगे तो जो इंडस्ट्री लगी हुई है वही नहीं चल रही है, वही जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था इंडस्ट्री वही पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने दूसरे साइड में अपना ध्यान किया। दूसरे साइड में ध्यान का मतलब हुआ खेती बाड़ी, रूरल डेवलपमेंट में। मेरा बैकग्राउंड, मैं किसान का बेटा हूँ, बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा बचपना खुद खेती में बीता है, हर चीज की मुझे अनुभव है, मैं सब चीजें जानता भी हूँ। तो मेरा एक लगाव भी है खेती से, किसानी से, रूरल डेवलपमेंट से। तो जब हमने सोचा कि इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, क्या किया जाए, तो इसको सोच करके हम लोग इनकम बढ़ाने के लिए काम शुरू किए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम जब फिरोजाबाद में सीडीओ थे तो हम 10 किसान को पर डे, हमारे यहाँ किसान सहायक होते हैं कृषि विभाग के माध्यम से, उनके माध्यम से हम लोग 10 किसान को बुलाते थे। सबसे पहले वो मेरे पास आता था, मैं उसको चाय पिलाता था और विकास भवन में एक एक करके 10 विभागों में जाता था। सारे 10 किसान 10 विभाग में जाते थे, उनको जानकारी मिलती थी। और उन जो किसान, एक लेखपाल और एक
किसी छोटे से एएनएम आशा से बात ना कर सकता हो, वो आता था और पहले सीढ़ियों से चाय पीता था, सीढ़ियों की चाय पीता था, और मैं उसको घर की तरह बात करके उसको बहुत ईज पे करता था, जिससे उसे लगे कि अपने घर के सीढ़ियों। और फिर वो 10 विभागों में जाता था, 10 विभागों में उसे इज्जत मिलती थी और 10 विभाग के लोग उसे पूरी जानकारी देते थे। शाम तक वो नॉलेज इज पावर जो एक शब्द है, नॉलेज इज पावर, हम उन किसानों को इंपावर करते थे बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज विद इन 10 डिपार्टमेंट्स। वो शाम को 4 बजे जब जाता था तो इंपावर्ड होके जाता था, वो फुल ऑफ नॉलेज होके जाता था। ये हमने शुरू किया था फिरोजाबाद में, इसको हमने लागू किया बांदा में। तो हम करीब वहां 1.5 साल कलेक्टर थे। मैं 1000 किसानों को, क्योंकि बीच में मॉनिटरिंग करना बहुत सारी दिक्कतें, करीब 1000 किसानों को हमने इस तरह से विकास भवन में बुलाया, उन्हें नॉलेज दिया। अब आप देखिए, बात बड़ी छोटी सी है, क्या जो किसान विकास भवन के गेट तक नहीं आ सकता था, उसको सीडीओ नमस्ते कर रहा है, उसके 10 बड़े बड़े अधिकारी नमस्ते करते थे। हमने कहा था नमस्ते आप करोगे, वो किसान को नमस्ते करेगा। पहले वो आते थे, मैं खड़ा होकर नमस्ते करता, मैं खुद अपने हाथ से उन्हें चाय पिलाता, जस्ट टू उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान, जैसे एक बेटा एक अपने बाप को इज्जत देता है, वो माहौल क्रिएट करने के लिए करीब हमने 1000 किसानों को बुलाया। इसी तरह से हमारी 3 मंडियां थी। देखिए बात बड़ी छोटी छोटी है, इसे छोटे छोटे काम किया, जब लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम। हमारी 3 मंडियां थी, तो मंडी भी किसानों के लिए है। तो इसी तरह से वहां जो किसान मंडी सहायक होता, उनके माध्यम से एक गांव से 10-10 किसान बुलाते थे, तो 30 किसान पर डे आते थे। और पहले मंडी में पीपीटी जैसे हम लोग बैठे, इसके माध्यम से पूरी स्कीम बताते थे, उनको चाय नाश्ता कराते थे और फिर ले जाकर के पूरी मंडी को घुमाते थे। करीब 1200 लोगों को ऐसे हमने बुलाया। हम देखिए कर क्या रहे हैं, इसका करक समझिए। हमारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे 80 विभाग है, चाहे मंडी हो, चाहे कृषि भवन हो, चाहे विकास भवन हो, चाहे डीएम की ऑफिस हो, चाहे डीडीएजी का ऑफिस हो, चाहे सीएमओ का ऑफिस, 80 विभाग, हम लोग सोशल प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर सेलिंग सोशल प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक। जिस पब्लिक को हम बेचना चाहते हैं वो पब्लिक हमारे पास आती ही नहीं है। तो देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द मॉसेट। आम जनता और गवर्नमेंट के बीच ये खाई है, आम आदमी सरकारी महकमे से जाने में डरता है, ऐसा कुछ माहौल है। तो ये जो गैप है गवर्नमेंट, सरकार और जनता के बीच, इसको हम खत्म करना चाहते थे और इसका खत्म करने का ये सबसे आसान तरीका था। इस तरह से हम बुलाए उनको, किसान आए और हम ये कहते थे कि जो आप लोग यहाँ सीख के जा रहे हो, नाउ यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकास भवन, नाउ यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मंडी। आप पूरे गांव में जाके बताइए, जो सीख के जा रहे हो खुद फायदा लो और सारे गांव को फायदा देने में मंडी और गांव के बीच कनेक्ट का काम करो, विकास भवन के उस विभाग और गांव के बीच में पुल का काम करो। इसका बहुत अच्छा असर रहा, लोगों का मनोबल बढ़ा, लोगों, सरकार मतलब विभाग और आम जनता के बीच की दूरी घटी और गवर्नेंस बढ़ा, गुड गवर्नेंस की तरफ हम लोग आगे गए। ये एक बड़ी छोटी सी चीज है देखने में, सुनने में। दूसरा हमारी एक स्टाइल थी, हम क्या करते थे, हमने कहा कि आपके विभाग में जो सबसे अच्छे टॉप 10 किसान हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन, तो ये हमारे यहाँ मुर्गी पालन का काम वेटनरी विभाग देखता है। हमने कहा टॉप 10 मुर्गी पालन वाले किसान को बुला के लाइए जो मुर्गी पालते। फिर उनको मैं चाय पिलाता था और हमने कहा इनको अपने जिले में जो सबसे अच्छा है सबको वहां ले जाओ। तो मैं उनका बेस्ट प्रैक्टिसेज का विजिट ऑर्गेनाइज करता था। क्या, अब 10 मुर्गी वाला है, उनको इकट्ठा किया, अब उसी अपने जनपद में जो सबसे अच्छा मुर्गी पालन कर रहा है, हम कहते थे जाके देखो, जब आपके यहाँ का वो मुर्गी पालन अच्छा करके 4 लाख रुपया सालाना कमा रहा, क्यों नहीं? तो उनको जिले में बेस्ट प्रैक्टिसेज का विजिट कराते थे। फिर उनको मैं कहता था पूरे उत्तर प्रदेश में देखो कि मुर्गी पालन का सबसे अच्छा किसान कौन है, कौन अच्छा व्यापारी है, उसके यहाँ ले जाओ, तो उसके यहाँ ले जाते थे। फिर मैं आउट ऑफ स्टेट का भी प्लान करता था कि आउट ऑफ स्टेट भी ले जाओ, उनकी
बेस्ट प्रैक्टिसेज को लर्न करने, देखने और सुनने का 3 स्टेज में हमने ये देखिए, कहानी वही है, नॉलेज इज पावर, इंपावरिंग द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज। ठीक है, तो हम पकड़ते हैं जिसके अंदर स्वतः इंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्वतः अच्छा काम कर रहा है उनको पिक करो और उनको चीज को बढ़ाओ। अब वो क्या हो गए, वो हमारे उस विभाग के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, यही आपके बाराबंकी में दौलतपुर गांव है और राम शरण वर्मा नाम है, श्री राम शरण वर्मा पद्म श्री से सम्मानित है। वो केला बनाना मैन के नाम से जानते हैं, हाई स्कूल फेल है। जब उनको किसी को कुछ उनका अच्छा काम दिखाना होता तो उनका ले जाकर फार्म हाउस दिखाते हैं, IIM में वो पढ़ाने जाते हैं। एक हाई स्कूल फेल आदमी केवल अपने गांव का विकास नहीं किया, कम से कम 50 जिलों में उनका केले का खेती है, हमारे बांदा में भी उनका केले का खेती होता है। तो एक हाई स्कूल का आदमी, मतलब वो पढ़ा नहीं कढ़ा, भी कहावत है, एक पढ़ा और एक कढ़ा। पढ़ा माने लर्नेड और कढ़ा माने प्रैक्टिशनर। तो हमने क्या किया, जो भी कढ़ा लोग हैं, मतलब जो प्रैक्टिशनर है, इसी तरह से हमने सब्जी वालों को पकड़ा और उनको पहले अपने यहाँ घुमाया और उनको मैंने भेजा एक्सीलेंट सेंटर कन्नौज में। वहां पे इजराइल के मदद से एक्सीलेंट सेंटर बना है। हम ये लोग गए, 3 दिन वहां रुके और वहां ट्रेनिंग किया, वहां से बीज ले आए। और जब वो लौट के आए तो उनका चेहरा, उनका जोश और उनकी सोच देखने लायक। क्यों? उनको नॉलेज मिला। वो कहे अरे हम तो इससे ज्यादा मेहनत करते हैं, ये है वो। तो वो नॉलेज गेन किए, उससे उनमें ऊर्जा आ गई, सोच बदल गया और वो उतने ही खेती में, उतने ही जमीन में ज्यादा अर्न करने लगे। फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, देखिए हमारे पास बात करने को बहुत ज्यादा, हम बहुत छोटे में अपना एक भूमिका ही बताएंगे क्योंकि हमें तो सब रटा है। हमने तो 1.5 साल जमीन पे बैठ के एज ए कलेक्टर नहीं, एज ए किसान कलेक्टर के रूप में काम किया है। तो हमारे तो वो ब्लड में, हमारे जवान पे, हमारे हर रोम में है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने भेजा, जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं और जो अपने गांव से बाहर नहीं निकलती हैं, उनको हमने कन्नौज में भी महिलाएं भेजी थी। और उनको मैंने भेजा इंटरनेशनल, वो जो बनारस में है, क्या है वो, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 सप्ताह के लिए 50 महिलाओं को 2 बढ़िया गाड़ी में लग्जरी भेजा। अब आप कहेंगे आप भेजते कैसे थे? किसान भ्रमण के लिए RKBY योजना के अंतर्गत कृषि विभाग में पैसा आता है कि हर तरह के किसान को बेस्ट प्रैक्टिसेज में भेजो। तो किया क्या, सब्जी वाले को लिया डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर से, ठीक है, महिला जो महिला इस तरह से अच्छा काम, उनको लिया NRLM से, मुर्गी पालन वाला लिया वेटनरी से, क्या डेयरी वाला, डेयरी पालन पे बहुत काम किया, डेयरी वाले को लिया वेटनरी से। इस तरह से हर विभाग का इंटरप्रेन्योर, जो स्वयं इंटरप्रेन्योर था, उनको छांटना, मतलब मेरिटोरियस को छांटना, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज से अटैच करना, जिससे वो लर्न करके आए, उनके दिमाग की बत्ती खुले और with no extra fund, with no extra land, within same resources, they can increase their income. इस तरह से हमने बहुत किए। आपको बताऊं, हमने कहा मुझे विलेज मॉडल विलेज बनाना है, तो हमने 20 प्रधानों को अन्ना हजारे के गांव भेजा। अन्ना हजारे जी के गांव, अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा, उसी स्कीम में, किस स्कीम में, भ्रमण वाले में। तो जो संसाधन थे उसी का बेहतर उपयोग करके लोगों, इससे क्या हुआ, लोगों को एक तो यही उनको अच्छा लगता था। जब वो सुबह मान लीजिए 5 बजे उनको जाना या 6 बजे सुबह निकलते थे, तो वो सुबह ही हमें अगले एक दिन शाम को ही पता लग जाता, साहब सुबह आपको 5 बजे 6 बजे झंडी दिखानी है। तो मेरे घर पे आ जाते थे सब तैयार होकर के, मैं सुबह उठ के जब मॉर्निंग वॉक करता था झंडी दिखा देता था। तो उन्हें ये लगता था कि एक तो वो कलेक्टर से जो उनका मिलना हुआ, मनोबल बढ़ा, मेरे इन्वॉल्व होने से पूरे जनपद के अधिकारी
का दिमाग ठिकाने रहा कि जब जिलाधिकारी ही इनके सब कुछ हैं, तो हमारी तो वो जो अपना उनके अंदर शान बान या जो झूठा नाटक है, जो अंग्रेजियत थी, जब वो देख रहे हमारा करेक्टर ही देहाती है और इन्हें अपने पिताजी की तरह इज्जत देता है, तो एक माहौल क्रिएट किया हमने कि किसान ही इस देश की रीढ़ है, उसकी इज्जत करो। तो एक तो हमने ये प्रोग्राम किए। एक बार ऐसे इस पर बोलने के लिए बहुत है, यहाँ भेजा वहां भेजा, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, जस्ट आई गेव यू अ ब्रीफ ऑफ सम प्रोग्राम्स। फिर सबसे पहले हमने 28, 29, 30 जनवरी 2019 को स्टार्टअप इनोवेशन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिन का स्टार्टअप इनोवेशन हुआ था 2018। हमने उससे बढ़िया एक स्टार्टअप इनोवेशन किया और उसका मकसद यही था कि लोगों को बुलाना, लोगों को दिमाग में स्टार्टअप और इनोवेशन शब्द डालना। वहां का लोग सोचता था अरे हम बांदा के हैं, बड़े गरीब हैं, बांदा बहुत पिछड़ा है, बांदा डाकू के लिए जाना जाता है, हमारी तो बदनामी है। मतलब वो बड़े पैसिव थे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, माथा पकड़ के बैठ जाना, नर्वस हो जाना। हमें सबसे पहले इस माइंड सेट को चेंज करना। तो माई फर्स्ट इवेंट इन द डिस्ट्रिक्ट बांदा वाज स्टार्टअप इनोवेशन समिट on 28, 29, 30th जनवरी ऑफ 19 और 50,000 लोग, बच्चे, पूरा बांदा उसको बहुत बढ़िया किया और पूरा बांदा इकट्ठा हुआ। और वहां से एक मैसेज मैंने क्रिएट किया कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां का सब देख करके, वहां का 125 इनोवेशन के लोग आए थे पूरे देश से, गुड़गांव, बॉम्बे जगह। जब उन लोगों, उसका थीम क्या था, रूरल डेवलपमेंट, अन्ना प्रथा रिमूवल, पानी समस्या समाधान, माइल न्यूट्रिशन, अर्बन डेवलपमेंट, वही जो लोकल समस्याओं पर ही था कि उस पर जो इनोवेटर थे वो आए थे। वहीं से लोगों का जो ये मन था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लोगों के मन ये बदला कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ये डीएम साहब जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मेरे कहने पर नहीं माने। जब वहां वो गए, देखे, उन्होंने अपने नजारा, बिना देखे कोई नहीं मानता, आपका परिवार भी आपका नहीं मानता। क्या आप कह दो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, इम्तिहान में जब तक आपके नंबर नहीं आएंगे वो मानेगा नहीं। तो पहले दिन 28 तारीख को आए करीब 15,000 लोग, और वो लोग जब गए और बताए रहे तो बहुत बढ़िया है, तो अगले दिन आए मेरे पास 20,000 लोग, रेला लगा। और तीसरे दिन 25,000 लोग फिर गए, फिर बताए, मतलब 15,000, 20,000, 25,000, जितने अच्छे लोग थे जनपद के वो आए। वहां से एक मैसेज क्रिएट हुआ कि हाँ, जनपद बांदा में कुछ भी, जो माइंड ब्लॉक था, जो माइंड सेट था, उसको हमने तोड़ दिया। और उनके समझ में एक चीज आ गया कि ये डीएम साहब कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और इनमें करने की क्षमता है। ये वहां एक मैसेज क्रिएट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्शन में कैंपेन चलाया पूरे देश में, 90+ का। प्रधानमंत्री जी 25 अप्रैल को गए थे, उन्होंने मंच से तारीफ किया, केवल बांदा की तारीफ की। मतलब इस तरह से जो वो माइंड सेट था, ऐसे एक के बाद प्रोग्राम होते गए और माइंड सेट बदलता। तो सबसे पहले मैंने वहां उनका माइंड सेट बदला। तो ये जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं चेंज हो। एक बार माइंड सेट चेंज हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई एक्सेलेंस सेंटर हम कन्नौज में हो सकता है तो बांदा में क्यों नहीं हो सकता। तो हमने अपने मिशन वाले से कहा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर, हमने कहा उसके लिए क्या चाहिए, हमने कहा इसका स्टडी करो, लाओ मेरे सामने। तो उसके लिए जमीन चाहिए। बांदा में हमारा हार्टिकल्चर का वो है क्या, उद्यान विभाग। हमने उसी पे प्रपोजल बनाया, मिशन में, हार्टिकल्चर मिशन में भेजा और स्वीकृत हो गया। क्या ये छोटी मोटी 1,07,00,000 रुपए का मिशन, अभी मेरे हटने के बाद, मैं फरवरी में वहां हट गया था, सब कुछ हो गया, स्वीकृत तो मेरे बनना भी शुरू हो गया। फिर हमारे पास अतर्रा में एक एग्रीकल्चर का फार्म हाउस था, बहुत बढ़िया फार्म हाउस, वही ट्रेड कर रहे। हमने कहा इसको बढ़िया बनाओ, एक्सीलेंस सेंटर बनाओ पूरे बुंदेलखंड का। हमने कहा इस पर लिखो चिट्ठी, मेरे चिट्ठी लिखा, बात किया एपीसी साहब के साथ, और वो भी हमारा एक्सीलेंस सेंटर
मंजूर हो गया, 2 करोड़ रुपए से वहां काम शुरू हो गया। तो देखिए, देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। हमने सोचा, और जो एक्सेलेंट सेंटर ये दोनों बने, कोई नई स्कीम हमारे लिए नहीं बनाया गया। हार्टिकल्चर मिशन बहुत पुराना स्कीम है, उसी में हमने प्रपोज किया, और RKBY स्कीम एग्रीकल्चर विभाग की बहुत पुरानी स्कीम है, उसी में हमने एक्सीलेंस सेंटर उतरा। पूरे प्रदेश में मैं अकेला कलेक्टर था जिसने ये प्रपोजल भेजा था, मैं अकेला भेजा था, मैं पास हो गया, किसी ने भेजे नहीं, कोई सोचते नहीं। तो इस तरह से हमने 2 एक्सेलेंट सेंटर बनवाने के लिए प्रयास किए दोनों से। क्या है वो एक्सेलेंट सेंटर नहीं है, वो नॉलेज का पावर हाउस है। तो नॉलेज का पावर हाउस मतलब जो वहां जाएगा वो पावर्ड हो जाएगा, वो इम्पावर्ड हो जाएगा बाय गेटिंग द नॉलेज। तो वहां हमने 2 नॉलेज के पावर हाउस लगाए कृषि विभाग पे, किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों को दूध पिलाएगा इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये किया। और देखिए, ये दिक्कत क्या आती है किसान के साथ रूरल डेवलपमेंट में। देखिए, हम तो ये बहुत पहले से कर रहे थे, हमारा ना इसमें कोई नारा था ना आत्मनिर्भर था। हमने जो यहाँ इस प्रोग्राम का नाम दिया था, इसका नाम हमने दिया था लोकल कंजम्पशन बाय लोकल प्रोडक्ट्स। क्या हम वहां मंडी को हमने ये कहा, देखो कि महीने में कौन कौन सी सब्जी या कौन कौन सा सीरियल कितना पैदा होता है, एक कितना यहाँ कंजम्पशन है, 2 ये माइनस भी देखो गैप कहाँ है। अब मान लीजिए हम 20 कुंटल आलू पैदा करते हैं और हम खाते हैं 30 कुंटल, तो 10 कुंटल हम जो बाहर से मंगाते थे, हमने कहा उस आलू के गांव को जहां पैदा होता है उसको आलू क्लस्टर में कन्वर्ट करो। हमने कहा केला कहाँ से कितना चाहिए, कितना बाहर से आ रहा। हमारा मकसद ये था कि पहले एनालिसिस करो, पता करो कि बाहर से कौन कौन सामान आता है। वो जो बाहर से सामान आता है, जिस गांव में वो सामान पैदा होता है, उसी में उस गांव को जैसे मान लीजिए मिर्चा है, हरा मिर्चा बाहर से हम लोग मंगाते हैं, और जितने गांव में हरा मिर्चा पैदा हो रहा है, हमने कहा उसी गांव को केवल हरा मिर्चा का क्लस्टर करो, तो जो बाहर से मंगा रहे हो वो आना बंद हो जाएगा। तो हमारा जो थीम था लोकल कंजम्पशन बाय लोकल प्रोडक्शन। कितने अंडे खाते हो तो उतना अंडे, उतनी जो है मतलब मुर्गी का फार्म हाउस डेवलप कर दो। एक स्कीम थी कोर्टयार्ड की, हमने शुरू किया, बहुत सारे जनपद हमारा नकल करने आए। तो हमारा जो मकसद था, हम तब वो आत्मनिर्भर और ये सब कुछ हमें तो पता भी नहीं था, ये तो अभी हम तो ये तो कर रहे हैं बहुत पहले से ही। तो हमारा आत्मनिर्भर बनाने का ये नजरिया था। और लास्ट में जो हमने एक प्रोग्राम किया था, देखिए हमारे पास बोलने बहुत है, हम उनको DRI भेजे थे, यहाँ से NRLM से 1200 ट्रेनिंग महिलाओं के लिए ले गए थे, और नीम के बबूल से उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इफको को पकड़ा। We have done so many things, but I would not explain each and everything. Last one I would like to mention over here. बुंदेलखंड में जो पल्सेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैदा होता है। उसके लिए कारण क्या है, वहां का ऐसा क्लाइमेटिक जोन है। वो क्या है, वहां की पल्सेज अरहर, चना, सरसों देखने लायक है, ऑर्गेनिक है, न्यूट्रिएंट है और क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वहां पता ही नहीं है। तो हमने 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेज डे पे वहां पर एक जो है कालिंजर फोर्ट, बहुत बड़ा फोर्ट है और बड़ा नामवर फोर्ट है, उसको अजय दुर्ग कहते हैं। उसी पे हमने एग्री टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को करते हुए हमने वहां अरहर सम्मेलन किया। देखिए नाम क्या रखा, देहाती टाइप का अरहर सम्मेलन, अरहर के खेत में। तो जो वो दुर्ग है वो बहुत टीला टाइप का है, उसके चारों तरफ अरहर होता है। तो हम लोगों ने वहां एक अरहर सम्मेलन किया। अरहर का मतलब यहाँ था पल्सेज, अरहर सम्मेलन, अरहर के खेत में। 5 पद्मश्री बुलाए हमने पूरे देश से, जिनको की एग्रीकल्चर में पद्मश्री मिले थे, ठीक। और
33 जिलों से, समय कम था इसलिए 75 जिलों से नहीं बुलाया, 33 जिलों से एक एक प्रोग्रेसिव किसान बुला के उनको सम्मानित किया। और हम लोगों ने ये जितने ये एग्री टेक या एग्री इनोवेटर थे, करीब 18 लोग इनको बुलाए थे। आईटीसी गया था हमारे पास, और एक दिन में करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए और पूरे बुंदेलखंड के किसानों को बुलाया जो कृषि के एग्रीकल्चर से व्यापार से जुड़े थे। मंडी डायरेक्टर के माध्यम से चिट्ठी लिखा, हमने कहा वहां जितनी भी 27-28 मंडियां हैं उनके सचिव की ड्यूटी लगवाई। हर सचिव अपने मंडी किसान को, मंडी व्यापारी को, मंडी आढ़ती को, मंडी स्टोरेज करने वाले को, सबके बसों से लेके आए। यहाँ से हमने टाई अप किया तो पूरे बुंदेलखंड और हमारे जनपद के 470 गांव के हर गांव का 10-10 और 20-20 आदमी प्रधान लेकर के आए। पूरा एक मजमा लगाया, एक माहौल। क्या बताया हमने वहां कि बुंदेलखंड की जो पल्सेज है उसका कोई जोड़ नहीं है। पूरे देश में अगर किसी को पल्स खरीदना हो तो बुंदेलखंड आए और बांधा आए। हमने ब्रांडिंग की और मुझे अभी फीडबैक मिला कि इस बार उस ब्रांडिंग का असर अब दिखने लगा। अरहर का इतना डिमांड बढ़ गया है कि ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो क्या वो जो एग्रीकल्चर में मार्केटिंग की दिक्कत होती है, वो मार्केटिंग के दिक्कत को दूर करने के लिए, मार्केट लिंकेज बनाने के लिए मैंने ये किया। हमने काम बड़े छोटे छोटे किए, देखिए एक एक करके गिना रहा था। इससे जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हम किसी को दूध पिलाएंगे नहीं, पेट भरेगा, एक दिन पिला दीजिए। हमें ऐसा कुछ करना है कि वो खुद ही दूध पीने लगे, खुद दूध पैदा करने लगे, खुद दूध पीने लगे, तभी वो आत्मनिर्भर होगा। तो हमारा आत्मनिर्भर तो शब्द नहीं था, लेकिन एक्चुअल आत्मनिर्भर हम ही बना रहे थे क्या। तो ये काम करते रहे और ये काम होता रहा। अभी मुझे फीडबैक ये मिला कि ये गांव जखनी है, एक लेडी ने जो वहां कन्नौज गई थी, उसने 250 कुंटल प्याज क्वालिटी का बेचा है, पैदा किया है। पहले वो नहीं कर पाती थी, कन्नौज गई और वहीं से सीड खरीद लाई कन्नौज से। और अब वही सेंटर कन्नौज वाला जब मादा में हो जाएगा तो सभी लोग जाएंगे, सभी लोग, तो इनकम नेचुरल बढ़ेगी। तो ये जो हमने अप्रोच किया या जो हमने प्रैक्टिकली किया, मैं वो बोल रहा हूँ, इसमें ना कुछ अंग्रेजी है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, जमीनी है। जो हमने जमीन पर किसी, मेरा खुला दावा है, आप वहां चले जाइए किसी गांव में, अगर मेरा नाम ले लीजिए कि वो कलेक्टर साहब, तो मुझे गांव वाला भले भाई फेस ना जानता हो, लेकिन वो जानता है वो कलेक्टर साहब आए थे, वो ऐसे ऐसे कुआं पे जाते थे, तालाब पे जाते। मैंने वाटर कंजर्वेशन में बड़े काम किए, तो कुआं तालाब रिवाइवल किया। इलेक्शन में गए तो ऐसे हमने 22 इनोवेशन किए। तो किसी न किसी में मुझे दौड़ना पड़ता था, जाता था, तो लोग जानते थे। तो आत्मनिर्भर बनने का जो ये मैंने तरीका अपनाया, ये मुझे बड़ा सटीक, प्रैक्टिकल, और इसके लिए ना ज्यादा खेत की जरूरत है, इसके लिए ना ज्यादा रुपए की जरूरत है। जितना आपके पास संसाधन है, जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका सिस्टम है, by improving the management through getting updated knowledge, we can increase our income. Once the income will increase, you will be independent, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये मेरा छोटा मोटा या जो प्रैक्टिकल अनुभव है जो हमने किया, ये था। बताइए प्रदीप जी। प्रदीप जी। सर जी, आपने जैसे छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारियां दी हैं, मतलब देखिए जैसे क्या है कि किसान सबसे पहले कनेक्ट नहीं होना चाहता, ये डरता है। डीएम ऑफिस में, सीडीओ ऑफिस में, आप अगर मंडी देखेंगे तो मंडी में एक अलग ही मार्केट कनेक्ट है, जो कि अलग एक कह सकते हैं कि गुटबाजी है, वहाँ किसान की नहीं चलती। हम छोटे थे, मेरे को याद है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का मैं संडीला की मंडी में को देखा हूँ, कांगरमऊ की मंडी देखा हूँ मैं। तो किसान तो मंडी जाता ही नहीं था, किसान अपना जो अनाज है वो किसी और को देता था। मंडी वो जाना कभी नहीं देखा। मंडी कनेक्ट करना जरूरी है, डीएम ऑफिस कनेक्ट करना जरूरी है। एक चीज और अच्छी चीज आपकी मेरे को लगी, जैसे आपने बताया कि 10 अच्छे खेतिहर किसान जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको आप एग्जिबिट करिए, उनको मतलब प्रोत्साहन दीजिए
वो 10 और को जोड़ लेंगे अपने आप कि आप काम करिए। इसी तरीके से मुर्गी पालन वाला जैसे है कि बेस्ट आदमी निकालिए आप अपने में से, लोगों में से छाटिए कि कौन 10 लोग काम कर रहे हैं, बताइए। अरहर की दाल वाला जो स्कीम आपने मार्केटिंग करने से बताया, यूजुअली मार्केटिंग करने के लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं। आपने देखिए कितना सरल तरीके से सभी गांव वालों को जोड़ा, पद्मश्री से उनको सम्मानित, मतलब किसानों को, कृषकों को आपने सम्मानित करवाया। हुआ क्या अल्टीमेटली, जैसे अभी आपने अपडेट किया हमें कि इस साल लोगों की वहां डिमांड ज्यादा है। अब क्या है कि जितने भी हमारे प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, वो तुरंत जाते हैं, अच्छा बांदा में ऐसा हुआ, चलिए बांदा चलते हैं। अब सब बांदा जा रहे होंगे सर कि अरहर की दाल लेनी है या मूंग दाल भी लेनी है, और दाल का गढ़ बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल के कारण वो दाल का गढ़ बन जाएगा। पैसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में लगे, प्रशासन है, अगर प्रशासन सपोर्ट कर रहा होता है तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। स्कीम्स बहुत सारी हैं। आज सवेरे मैं भी देख रहा था, कम से कम नहीं तो एग्रीकल्चर में ही 35 स्कीम मेरे को दिखाई पड़ी। मैं एक चीज और बताता हूँ उनके, देखिए ऐसा है, जैसा राजा वैसा प्रजा। ये जो मंडी वाले, मुझे मेरी एक मंडी सचिव थी, नहीं गए तो मैंने यहाँ फोन करके उनको हटवा दिया। क्या हमने कहा, आप जिसके वजह से खाना खा रहे हो, जिसके वजह से आन बान है, अगर आप उसकी, तो मैंने उसे हटवा दिया। क्या मैं छोड़ता नहीं था। हमसे एक बार ऊंची आवाज में बात कर लो, भले हम कलेक्टर माफ कर देंगे, लेकिन हमारे अगर किसी आदमी से बात ऊंची आवाज में करोगे तो मैं माफ नहीं करता था। एक मैसेज था, और मैं पब्लिक से बिल्कुल कनेक्ट था, मेरा पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त था। जनता ये कहती थी किसी अफसर से, सुनो हमारा काम नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास। और उस अधिकारी को ये पता था कि अभी कलेक्टर के पास जाएगी, अभी उधर से तत्काल फोन आएगा, और हमारी कोई भी, क्या वही शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हो, मगर मैं सीधे बात नहीं करता था। और अधिकारी को यह पता था कि कलेक्टर साहब केवल आम जनता के लिए ही कोई बात कहेंगे और कोई बात नहीं कहेंगे, तो वो भी थे। तो वो कहते थे नहीं कलेक्टर साहब के पास मत जाओ, और हम अभी आपका। तो मुझे आकर के कई विधायक गण ने बताया कि अब तो जनता इस सेंटेंस को लेके काम करा लेती है अधिकारियों की, हम कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। एक बात ये तो रहा पुराना। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है एफपीओ का। मैं पिछले 2 महीने से एफपीओ पे बहुत सारा अध्ययन कर रहा हूँ, मैं काफी अध्ययन कर चुका हूँ, और पिछले 2 महीने से हम लोग एफपीओ पर काफी, मैं व्यक्तिगत नॉट एज ए, क्योंकि मैं इस जहाँ पे अभी मेरी पोस्टिंग मेडिकल डिपार्टमेंट है, मैं व्यक्तिगत तौर पर एफपीओ पे बहुत जबरदस्त रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने काफी पढ़ाई की, एफपीओ पे काफी अध्ययन किया, और इस पर काफी हाई लेवल पे डिस्कशन भी किया। एफपीओ एक्चुअली, अगर एफपीओ को सही माने में हम लोग लागू कर दें, एक एफपीओ बनाने में मिनिमम 10 लोग लगता है, उसके मेंबर होने चाहिए 300, जो अभी बताया गया, जो रिसेंट में आया। एक गांव की आबादी अगर 2000 भी है मिनिमम, उससे ज्यादा ही है, तो हमें 400 लोग या 300 लोग मिल जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक गांव में एक एफपीओ बन जाए, तो एफपीओ क्या है? एफपीओ कुछ नहीं, लोग कहते हैं अरे साहब हमें नौकरी दिलवा दो किसी टाटा के यहाँ, बिरला के यहाँ, और जियो में और फलाने में। तो एफपीओ कुछ नहीं है। एफपीओ एक एग्री बिजनेस की एक कंपनी है, और वो कंपनी उसी गांव के लोग बनाएंगे, उसी गांव के लोग करेंगे। और मेरा ये मानना है कि एफपीओ के माध्यम से इंडिया को फूड का हब बन जाना चाहिए। क्या पूरे विश्व को, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। तो अगर हम अपने पूरे गांव, ये हर गांव में एफपीओ बनाए, मीनिंग देयर बाई हर एक गांव में एक एग्री कंपनी, जैसे टाटा की साल्ट की कंपनी हो, वैसे वो हमारी एग्री की कंपनी। हमें इंडिया को पूरे विश्व में खाने की जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं, हमें एफपीओ के माध्यम से उस गांव में पैदा करना चाहिए। वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, और हमें विश्व के मार्केट से कनेक्ट करके हमें फूड सप्लाई करना चाहिए। क्या हम अकेले नहीं खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड पूरे विश्व को खिला सकते हैं। और इस बहाने एक बहुत बड़ी कंपनी का क्या जरूरत है बॉम्बे जाने की, नौकरी करने की और फुटपाथ पे रहने की, अपने घर में रहेंगे और कंपनी में नौकरी करेंगे, सभी मिलके काम करें। तो एफपीओ मेरे नजर में, जो मेरे समझ में आया है,
is one of the best way to develop India as a food hub to supply nutrient, tasty and organic food not only to the Indians but to the worldwide. एक अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और मैं इसका प्रयोग करूंगा। मैं इस पर बहुत काफी अध्ययन कर रहा हूँ और अभी से हम लोगों का जो समूह है या जो हम लोगों के टच में लोग हैं उस पे हम लोगों की बात अंदर खाने चल भी रही है और लोग इस पर कन्विंस भी हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना हल्ला काटना। अभी हमने हल्ला काटना एफपीओ के बारे में हल्ला काटना शुरू कर दिया है। ठीक है, काम कठिन है नो डाउट, लेकिन उस कठिन रास्ते पे चलना मुझे आता है और हमने सोचा है कि एफपीओ को, अभी हम कानपुर के डीसी साहब से इस मुद्दे पे बात की है, श्री PR सिंह साहब से। कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं, वो बीसी साहब बड़े अच्छे हैं, हमारे मिलने वाले हैं। वो भी बहुत तेजी से एफपीओ प्रमोशन पे लगे हैं। वो हमारे पास 22 जिले, उनकी यूनिवर्सिटी में 22 जिले आते हैं और उन्होंने काफी अच्छा माहौल वो बना रहे हैं। वो कि कोई एफपीओ का कुछ हमसे जानकारी तो हम लोग डिस्कशन वहां भी कर रहे हैं। अभी हम एपीसी साहब से मिले थे, आलोक सिन्हा सर से, उनसे डिस्कशन हुआ तो भी कह रहे थे आइडिया अच्छा है, कोई एक नई पॉलिसी भी एफपीओ प्रमोट करने की उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है, जैसा उन्होंने बताया। तो एफपीओ एक ऐसा माध्यम है कि वो पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना सकती है, जो मुझे लगता है। वो भी एक नया कॉन्सेप्ट आया, अभी हमने इसका प्रयोग किया नहीं है कहीं, जैसे हम और प्रयोग किए तो मैंने, हमसे आप वाटर कंजर्वेशन में बोलो कि कैसे बुंदेलखंड में पानी बचाया जाता है, तो हमसे ज्यादा हमने तो बचाया 18 महीने में। क्या हमसे पूछो मेल न्यूट्रिशन कैसे दूर होता है, तो हमसे अच्छा कोई नहीं। हम पढ़े नहीं हैं, हम कढ़े हैं। क्या जेल 72 जेल है यूपी में, हमारी जेल नंबर 1 है, नंबर 1 का अवार्ड मिला, कोई भी जा करके देख ले, चैलेंज है। हमने वहां किया, ऐसे हमने स्टूडेंट पे काम किया, ऐसे हमने 20-22 चीजों पे काम किया। अभी एनजीओ पे हम थियरी वाले, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमने इस पर जम के काम नहीं किया है। मेरा अगला टारगेट है एफपीओ का, मैं इसका भी मॉडल बनाने की सोच रखता हूं। तो अब मेरा ये मानना है एफपीओ को हम लोगों को टेकअप करना चाहिए और जितने एनजीओ हैं उसके जो मतलब 2-4 छाल लोग हर उनको अपने गांव में एफपीओ बनाना चाहिए। लेकिन एफपीओ ऐसे नहीं चलेगा जैसे अभी तक चलाते गए, 10 लोग चुप्पा बना लिए और किसी को हवा नहीं लगने दिए और अपना कि हम लूटे खाएंगे, और वो कुछ कतई नहीं चलेगा। ये चलेगा तभी जब इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होगी। पहले उसके बारे में हल्ला करो, सबको बताओ, सभी को बराबर ज्ञान हो, सबका प्रोएक्टिव सपोर्ट हो और सभी लोग साथ मिलकर चले, तभी एफपीओ चलेगा। अब केवल वो 10 लोगों के बोर्ड ऑफ मेंबर बनाने से नहीं चलेगा। उसमें अगर 300 मिनिमम है तो 300 बोर्ड ऑफ मेंबर होने चाहिए, उनको सबको उतनी जानकारी। ये मेरा मानना है और इसके बिना सफल नहीं होगा। तो मेरा एक दूसरा अप्रोच ये था आत्मनिर्भर का। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अतिथिगण, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर, आपने एक बात जो कही, पढ़ो नहीं कढ़ो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, और सभी यदि इम्प्लीमेंट करें तो सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सर, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से हम लोग ये स्मृति चिन्ह धन्यवाद के रूप में भेंट देना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत बुद्धा पार्क लखनऊ में सीता अशोक वृक्ष इस वेबिनार के समाप्त होने से पहले अपने नाम से लगाएंगे, आपके नाम से लगाएंगे। आप और हमारे सभी सदस्यगण इस वृक्षारोपण में आमंत्रित हैं। वृक्षारोपण की तिथि आप सभी को पूर्ववत बता दिया जाएगा। इसका हम तस्वीर भी आप सभी से साझा करेंगे। धन्यवाद सर। इसी के साथ में आगे का कार्यक्रम अर्पिता जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आप मेरा कांटेक्ट, किसी को कांटेक्ट करना होगा तो मेरा नाम डाल दोगे तो मैं सब सोशल मीडिया पे हूँ, मुझसे कनेक्ट करिए। अगर कोई दिक्कत हो, कभी कुछ पूछना हो तो बताइएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर जी क्लोजिंग हो जाने दीजिए, अर्पिता जी क्लोज कर लें। स्वीकारा आमंत्रण किया आपने हमारा, हम आपको कृतज्ञ हैं आपके। और सर, आपके व्यक्तित्व पे, जैसा कि हम
के बारे में जो भी जान पाए हैं उस पे मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसे सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने दीप जलाकर, आगाज कर दो। खुदावद तेरे नाम से आगाज करता हूँ, वक्त तेरे मदद और ताकत पे भरोसा पर मुझे उड़ान नहीं आती, मगर परवाज करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आज आप हमारे बीच रहे। आज आपने खुद जानकारियां दी, छोटी छोटी चीजें बताई कि हम गांव में कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों में सुधार कर सकते हैं। आत्मनिर्भर तो एक बहाना है, लेकिन हम सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। आपके द्वारा हमने बताया। हमारे वेबिनार सीरीज लगातार चलेगी 4 सितंबर तक, और लगभग सारी ही चीजें सोशल डेवलपमेंट में और रूरल डेवलपमेंट के बारे में। धन्यवाद सर, एक बार सब सारी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे होस्टिंग पार्टनर्स का, रूट 2B लखनऊ मिस्टर प्रदीप सिंह जी का, प्रक्रिमा वोकेशनल इंस्टीट्यूट मस्कन ओमान मिसेस गायत्री नरसिम्हन का, अवध मैंगो ग्रूअर्स एसोसिएशन लखनऊ मिसेस ज्योत्सना हरिबुल्ला का, सात डिजिटल इनोवेशंस मिस्टर सोम मिश्रा जी का, पृथ्वी इनोवेशंस लखनऊ मिसेस अनुराधा गुप्ता जी का, माइंड क्यूब मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, और मैं अपने मीडिया पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सोशल संवाद, द बुकमार एजेंसी एंड द प्रिंट पार्टनर्स, प्रक्रिमा वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंड द प्रिंट वर्ल्ड, और लास्ट में हमारे वोकेशनल पार्टनर्स का एक बार सबको अवगत कराना चाहूंगी। प्रक्रिमिका वोकेशनल इंस्टीट्यूट मस्कन ओमान, नाबार्ड लखनऊ, मिराकी सोशल मीडिया मार्केटिंग लखनऊ, किसान साथी बैंगलोर, JLR Eye Hospital कानपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, एडोर इंडिया कोलकाता, क्रिस भोपाल, विजनरी बैंगलोर, मदर डेयरी न्यू दिल्ली, पृथ्वी इनोवेशंस लखनऊ, अस्क्वायर ग्रुप हरियाणा, आहान फाउंडेशन जयपुर, असीम शेख प्रोजेक्ट्स, हसना फाउंडेशन, Lots of Laughter Yoga Foundation, Society of Audio Visual Communications, India Meditation Week 2020, and Jan Shiksha Sansthan. And last and not the least, I would also like to thank Mr. Pradeep Sharma for giving me this platform to showcase a little different color of my personality. So thanks to the Atmanirbhar and Pradeep ji for this, and would like to sign up for this today evening. I'd like to close this session by calling Pradeep ji to end the session. Thank you. Thank you, Arpita ji. Thank you, complete ID team. Thank you, all vocational partners. And thank you, Hiralal sir, for coming here. Today we have a great session. सबको दोनों ही सेशन हमारे लिए इंसाइट्स बहुत अच्छे रहे। कल CISS के डायरेक्टर फिर हमारे पास क्वेश्चन एयर के साथ रहेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं मैंगो कल्टीवेशन को लेके काइंडली उसको रिवर्ट जरूर करिएगा। कल कुछ क्या बोलते हैं खेती और किसान भी सर के साथ जुड़ेंगे मैग्रो एग्रीकल्चर को ही लेके। ज्योत्सना मैडम पूरा मैग्रो एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगी, और आगे के बाकी 3 दिन किसान साथी अपना हमें सर या अपने इनपुट से किसान के लिए इकोसिस्टम कैसे है, किसान के लिए मार्केट कैसे है, और FPO के भी बारे में जानकारी देंगे। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू आत्मनिर्भर टीम।